नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे का जो स्पेशल लेक्चर है इस पे हम लोग मासानुमासी गर्भिणी को हमें क्या क्या खाना पीना क्या मेडिसिन देना चाहिए इस पे हम लोग बात करेंगे। ग्रंथों में तो बहुत कुछ बताया है लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे यह आप सभी लोगों को काम आने वाला है। और जो मैं पढ़ाऊंगा इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। एक कुछ मतलब शॉर्ट में अच्छा सा ये चीजें हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अभी आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। हर महीने के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलने के लिए अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए फिर अभी हम लोग बात करेंगे। ग्रंथों में जो बताया है वो तो शास्त्र के हिसाब से ही पकड़ के हम लोग बात करेंगे। जब भी हम ये एंटीनेटल केयर बात करते हैं, एंटीनेटल केयर आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 4, 5, 6 का सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर 7, 8, 9 मंथ का थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पहले बात करेंगे। पहले जो 3 महीने रहते हैं तो उसमें हमें यह ऐसा आहार देना चाहिए कि और ऐसा मेडिसिन देना चाहिए, औषधि देना चाहिए कि जो बच्चे को अच्छे से नरिशमेंट करे और स्टेबिलिटी दे। वहां पे स्थिरता आना चाहिए फीटस को। और दूसरा क्या है कि पर वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, स्पॉटिंग होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, तो वो मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। तो हमें बच्चे को, माँ को बचाना है तो ऐसा आहार होना चाहिए। हम उस पर बात करेंगे। दूसरा है कि अ, पहला जो ट्राइमेस्टर रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ का, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको गर्भिणी परिचर्या बोला है, जहाँ पे हम गर्भिणी का और बच्चे का रक्षा कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पूरा कंसंट्रेशन ऐसा होता है कि ऐसा आहार विहार रहे कि बच्चे को अच्छे से नरिशमेंट मिले और पर वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, स्पॉटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें खाना और पीना और आहार विहार मेडिसिन ऐसा होना चाहिए कि वह माता को और शिशु को तो फायदा ही हो ही, लेकिन सबसे अच्छा है कि माता को अच्छे से यूरिनेशन होना चाहिए और वायु जो है उसको ध्यान, उसको कंट्रोल में रखना है। वायु नहीं बढ़ना चाहिए सेकंड ट्राइमेस्टर में। और जो चौथा से 7वां महीना है उसमें क्या होता है कि ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, डेवलपमेंट ज्यादा होने लगते हैं चौथे महीने से 7वें महीने में। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है 8वां और 9वां महीना जो होता है उसमें डिलीवरी की तैयारी शरीर करने लगता है। और 8वें महीने में ओज भी माता से गर्भ में, गर्भ से माता में आता है।
तो हमें ऐसा मानवीय शरीर को ऐसा बनाना है कि डिलीवरी अच्छा हो। तो इसमें हम लोग 8वें और 9वें महीने में, खासकर 8वें 9वें महीने में अनुवासन बस्ती या फिर हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। अगर जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो थोड़ा मात्रा में हम ये आस्थापन बस्ती भी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वायु का अनुलोमन अच्छे से होता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। आजकल हम लोग ऐसा कोशिश करें, आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग, कि सीजरियन ना करना पड़े। तो जब हम 8वें और 9वें महीने में मात्रा बस्ती देंगे, तेल का बस्ती देंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है कि पहले से 5वें महीने में जब हम आहार और विहार ऐसा दें कि वो जो बच्चा है उसका ग्रोथ अच्छे से हो, और बच्चे का जो जन्म है वो अच्छा हो, उसको विकलांगता ना हो। नहीं तो आजकल कैसे ऑटोइम्यून डिजीजेस, डाउन सिंड्रोम और कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हमें बच्चे का पोषण अच्छे से करना है। और दूसरा क्या है कि हम जो भी आहार विहार दें पहले से 9वें महीने में, वो ऐसा दें कि वो गर्भाशय को बल दे, पेल्विक एरिया को बल दे, उसको सॉफ्ट करे। दूसरा, अपने जो थाइज एरिया है उसको सॉफ्ट करे, कमर को सॉफ्ट करे, और चेस्ट को और बैक को, उसको भी सॉफ्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो ब्रेस्ट है उसका भी डेवलपमेंट होने लगता है बहुत ज्यादा, और बैक को भी थोड़ा सा बैक टिल्ट होने लगता है जैसे जैसे ये गर्भावस्था बढ़ती जाती है। दूसरा क्या है कि यूरिन अच्छे से होना चाहिए, मल मूत्र का त्याग अच्छे से होना चाहिए, और वायु जो है अपान वायु वो अच्छे से निकलना चाहिए रोज का रोज, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर वायु अटक जाता है तो वो बच्चे को टेढ़ा मेढ़ा करता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होने लगता है, या फिर कॉर्ड प्रेजेंटेशन होने लगता है, या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो वायु अगर रोज का रोज अच्छे से नियंत्रित रहे और अपान वायु निकलते रहे, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। तो वायु की चिकित्सा हमें ध्यान में रखनी है। आयुर्वेद के हिसाब से हर चीज को पथ्य पथ्य बोला है, गर्भोपघातकर भाव ऐसा बताया है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो शॉर्ट है, वो संस्कृत वाले वर्ड नहीं यूज करूंगा। मैं आप लोगों को समझ आए और आप अपने पेशेंट को इजी लैंग्वेज में बताए, वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें गर्भोपघातकर भाव जो रहता है, उपघातकर भाव में कभी भी मैथुन नहीं करना है। जो लोग गर्भिणी के साथ मैथुन करते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। मैथुन को त्याग करना है, क्योंकि जर्क लगता है, वो वायु की दृष्टि होती है। बिल्कुल भी मैथुन 9 महीने नहीं करना है। दूसरा है कि अति श्रम का काम नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, भय में नहीं रहना, एंग्जाइटी में नहीं रहना है, और डिप्रेशन में नहीं रहना है। ये पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला गया है अपने शास्त्रों के हिसाब से। अगर जो स्त्री करती है, जो गर्भिणी माता करती है, उनके बच्चों पे असर होता है, और बाद में वो डिलेड माइलस्टोन, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को मानसिक विकृति है, किसी को अपंग हो गए, या फिर क्लेफ्ट पैलेट हो गया, कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसका ध्यान देना है और हमें सिखाना है अपने पेशेंट लोगों को। अब हम एक एक महीने का बात करेंगे। मैं पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूंगा, फिर आप लोग को जो जो आता है आप लोग डिस्कस करिए। तो पहला महीना जब होता है, प्रथमे मासे कललम जायते, जब आयुर्वेद में ऐसा बोला है, और ब्लास्टोसाइट जाइगोट फॉर्मेशन जब हो रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमें गर्भिणी को सबसे पहले महीने में दूध देना चाहिए, जितना जरूरत है उस हिसाब से। ना अति होना चाहिए ना हीन होना चाहिए। तो दूध जो है वो अच्छा ताजा दूध मिलना चाहिए गर्भिणी को। दूसरा, खाना जो है वो ऐसा पोषक तत्व मिलना चाहिए उसमें कि हर तरह से मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय रसात्मक आहार मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि मेडिसिन जो है वो ऐसा ग्रंथों में बताया है कि मधु यष्टि, यष्टि मधु को शहद और नवनीत मतलब मक्खन के साथ देना चाहिए, और दूध जो है वो चीनी डाल के देना चाहिए। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो चीनी ना दे, तो लेकिन ये अगर दे तो वो अच्छा रहता है। और ज्यादा नहीं मात्रा में दूध देना है, या फिर हमें दूध से वो या फिर मधु यष्टि भी ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो उससे नौशिया फीलिंग ज्यादा हो जाता है। जितना मात्रा 2 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम आधा ग्राम, जितना जरूरत है मधु यष्टि उतना ही देना चाहिए। हर पेशेंट को देख के आपको डिसाइड करना है दूध कितना उसको साथ में कितना पच जाता है उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि 3-3 लीटर लीटर धोनी पीता है, खेलता था तो धोनी पीता था 3 लीटर, उतना दूध जबरदस्ती दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना जरूरत है उस हिसाब से देना है। दूसरा क्या है कि शालीपर्णी नाम की जो वनस्पति है, उसमें घी के साथ मिक्स करके शालीपर्णी का चूर्ण देना है, ये बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें अभ्यंग नहीं करना है पहले महीने में।
तेल का मालिश अभ्यंग नहीं करना है। उद्वर्तन की चिकित्सा जो है, जो चूर्ण को रगड़ते थे पूरा बॉडी में, उपटन लगाने जैसा, वो बिल्कुल नहीं करना है। और क्या बोला है कि मधुर शीत द्रव और साथ में आहार को देना है। और हमें प्री मैच्योर ब्लीडिंग जो है उस पे कंट्रोल लाना है। कभी भी स्पॉटिंग नहीं होना चाहिए पहला महीना में, इसको ध्यान में रखना है। और जो भी हम चिकित्सा दे रहे हैं, आहार विहार दे रहे हैं, एक्सरसाइज बोल रहे हैं, उसमें यही ध्यान रखना है कि उसको रेस्ट मिले, जितना जरूरत है मेहनत करना है उतना करें। और ट्रैवलिंग के लिए ऐसा मना नहीं किया है। अगर वो ट्रैवलिंग कर सकती है जहाँ झटके उटके नहीं लगते हैं, वो ट्रैवलिंग कर सकती है, लेकिन अति मात्रा में ट्रैवलिंग भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। फिर आता है दूसरा महीना, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आहार में मधुर शीत द्रव आहार बोला है, मीठा चीज देना है, शीत और द्रव ऐसा देना है। और इसमें विदार्यादि गण के जो मेडिसिन है, मधुर वर्ग के द्रव्य हैं, उसको दूध में सिद्ध करके पीने के लिए देना है। और या शीर कषाय देना है। तो शीर कषाय बनाने के लिए बोला है कि 200 ml 200 ml मिल्क लेना है, 200 ml वाटर लेना है, और 25 ग्राम हमारे द्रव्य लेना है, जो विदार्यादि, जो ब्रीहन करने वाले द्रव्य हैं, विदार्यादि गण के। और हम इसको बॉईल करते हैं, तो जो पानी है वो पूरी तरह से उड़ जाता है, और 200 ml हमें मिल जाता है क्षीर पाक। विदार्यादि गण का सिद्ध क्या हुआ, जो दूध है वो मिलता है, उसको छान के थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो जो ये मधुर वर्ग के विदार्यादि गण के द्रव्य हैं, वो प्रॉपर नरिशमेंट करते हैं, और गर्भ की स्थापना अच्छे से गर्भाशय में करते हैं। और ये क्या करते हैं कि माता को और उसके शिशु को, जो अंदर गर्भ में है एम्ब्रियो, उसको ताकत देते हैं। तो इसीलिए विदार्यादि गण के बताएं, विदारी जो रहता है वो बल देता है, बृहन करता है, उसमें सेकंड मंथ में वही देने की बहुत जरूरत होती है। अब आते हैं तीसरा महीना। तीसरा महीने में दाल खिचड़ी देना है, जिसमें हम चावल और दाल इसकी खिचड़ी दे रहे हैं तीसरा महीना में। अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए बच्चे का कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से बताया गया है। तो दाल खिचड़ी देना है, और शाली चावल को दूध के साथ खीर बना के देना है। एक ही साथ सब नहीं देना है, खिचड़ी और ये खीर अलग अलग टाइम पे, नहीं तो विरुद्ध हो जाएगा। तो दूध और शाली चावल का खीर देना है, और नहीं तो पतला खीर होना चाहिए, और नहीं तो खिचड़ी देना है। और दूध में मधु और घृत डाल के, घृत और मधु विषम मात्रा में होगा। दूसरा क्या है कि शुरुआत के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी गर्भिणी स्त्री को अगर नेचुरल देखा जाए तो उसको, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सब वहां पे गर्भाशय में जा रहे हैं बच्चे के पोषण के लिए, तो सभी को हुरलास और उल्टी का प्रॉब्लम रहता है, और ये तीसरे महीने तक रहता है। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि कुछ दीपन पाचन दे, जैसे लवण भास्कर चूर्ण दे, लशुन आदि वटी दे, शंख वटी दे, अजमुदादि चूर्ण दे। फिर ऐसे मतलब दीपन पाचन वाले द्रव्य देना चाहिए। दूसरा क्या है कि शहद देना आयुर्वेद के हिसाब से सही बोला गया है। गर्भिणी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किंचित हमें शहद तो देना चाहिए, क्योंकि शहद होता है वो किंचित कषाय रस का रहता है, रुक्ष रहता है, उष्ण रहता है, और योगवाही रहता है। योगवाही जो भी द्रव्य रहते हैं वो अपने मेडिसिन को गंतव्य तक लेके जाते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये मधु जो है, बहुत ज्यादा मधु भी नहीं देना है, क्योंकि ये हम मधु अति मात्रा में दिया तो वमनोपग होगा। हमें जितना जरूरत है उतना मधु देना चाहिए। ये मधु अगर देते हैं, शहद देते हैं, तो यह उल्टी और नौशिया, हुरलास जो हो रहा है, उबकाई या रेजी मिचला रहे, उसको कंट्रोल कर देता है। दूसरा क्या है कि यह अगर इसोफेगस में, अपने अन्न नलिका में कुछ वेराइसिस हो गया, या जख्म हो गया है, या पित्त इतना ज्यादा आ रहा है कि अंदर अंदर अन्न नलिका में जख्म हो जाता है, उसको ये हील कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम करके कभी कभी होता है कंडीशन कि बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, पित्त उछल रहा होता है, तो उससे इसोफेगस में जो अपना अन्न नलिका है वहां पे जख्म जख्म होते हैं, उसको हील करने के लिए शहद देना बहुत जरूरी रहता है। और ज्यादा में शहद भी नहीं देना है, क्योंकि ये उष्ण वीर्य का रहता है। जितना जो स्त्री के लिए जरूरत है, 1 चम्मच 2 चम्मच, जितना जरूरत है उस हिसाब से हमें शहद देना चाहिए। अभी मैंने इतना बता दिया। अब आप लोग क्या बताते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या करना चाहिए? कंचन मैम आप थोड़ा बताएंगी, या पल्लवी मैम? इसके अलावा आप लोग का कुछ मत है तो बोल सकते हैं। कंचन मैम, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या दे सकती हैं, कुछ सोच के बताइए।
या मनीषा मैम कुछ बताइए, आप क्या एडवाइस करती हैं अपने पेशेंट लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? सर प्रणाम सर, बताती हूँ, थोड़ा पेशेंट है। ठीक है, आप बताइए। जी हाँ स्वाति मैम, आप कुछ बताएंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए? डॉक्टर स्वाति मैम कुछ बोलिए आप प्लीज। प्रीति मैम, अगर आप लोग सुनने वाले मंडली हैं तो मैं सुनाते रहूंगा, लेकिन आप लोग कुछ बोलना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैशाली मैम कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, आप लोग सुनने वाले मंडली हैं, अब समझ आया। जैसे भजन मंडली होती है ना, आप श्रोतागण है बस, अब आप सुनेंगे। चौथा महीना हम देखते हैं। चौथा महीना जो रहता है उसमें दूध देना है और नवनीत देना है और स्वाति मैम कुछ बोलना चाह रही है, आप जी सर, बोलिए। प्रणाम प्रणाम सर। जी बोलिए मैम। सर, गर्भपाल रस भी हम चला सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए और बच्चे को, फीटस को सेव करने के लिए जी 3 मंथ तक। जी। हाँ, और क्या देते हैं? बोलिए मैम बोलिए, ऐसे शर्माइए मत। सर प्रणाम। सर, आपने मालिनी वसंत बसंत कल्प के बारे में भी बताया था एक बार। हाँ, 3 मंथ तक अलग अलग लघु लघु मालिनी मालिनी। वसंत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड जी ट्राइमेस्टर सर। में मधुमालिनी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में हेलो। स्वर्णमालिनी। हाँ जी मनीषा सर। मैम, आप कुछ बताइए। डॉक्टर मनीषा मैडम जी कुछ बोलिए। स्वाति मैम और बताइए, कुछ आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है और क्या देना चाहिए? दूसरा हेलो क्या है? हाँ बोलिए बोलिए मैम। सर, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा मैम, एक बार फिर से ट्राई करिए, हो रहा है क्या? मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो बोलिए। जी सर, गर्भिणी को सर्वप्रथम पहले उसका गर्भ स्थापन अच्छे से 3 मंथ तक नहीं हो पाता है, तब तक थोड़ा अच्छे से केयर करते हैं। और लघु मालिनी और स्वर्ण मालिनी ये तो देते ही हैं। साथ में सर मैं पेशेंट को उसका बलाबल देखते हुए। नहीं मैम, आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा मैम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अभी मेरा सुनिए। जब हम लोग ये देखते हैं कि चौथा महीना जब शुरू होता है, चौथा महीना में गर्भिणी का शरीर थोड़ा जड़ होने लगता है, गुरु होने लगता है, क्योंकि इसमें गर्भ जो है वो स्थिर होने लगता है चौथे महीने से। पांचवें महीने में गर्भिणी को कृशता आती है, क्योंकि गर्भ जो रहता है उसमें गर्भ में ज्यादा मांस रक्त आदि बढ़ने लगता है। छठवें महीने में गर्भिणी के बल और वर्ण की हानि होने लगती है। इसमें क्या है कि ये गर्भ और ज्यादा बड़ा होने लगता है। सातवें महीने में तो बहुत थकावट आने लगती है, पूरा शरीर ऐसे लगता है कि पूरा ऐसे लिथार्जी फील हो रहा है। सातवें महीने में गर्भ के सभी भाव जो हैं वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो आहार विहार देते हैं उसका भी संकल्पना किया गया है। दूसरा क्या है कि हम लोग गर्भोपघातकर भाव पे भी बात करेंगे, पहले मैं आहार और विहार और औषधि बताता हूँ। चौथा महीना जो है गर्भ स्थिर होना शुरू है, तो स्थिरता आनी चाहिए। तो हम लोग प्रजा स्थापन गण के द्रव्य दे सकते हैं, और जो देना है मेध्य द्रव्य वगैरह वो भी दे सकते हैं। और दूध देना है, नवनीत देना है और शाली देना है। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो बकरी का मांस रस देना है, अजा मांस, जांगल मांस। और दूसरा क्या है कि फोर्थ महीना जो रहता है उसमें तक्र और दूध, इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया है, या नवनीत का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। नवनीत जो होता है वो दूध का नवनीत होता है और वो मधुर और शीत रहता है। और वो जो भी गर्भिणी स्त्री है उसके लिए नवनीत जो रहता है वो मज्जा धातु पे काम करता है। ऐसा हमारे सर लोग बताते हैं जो कि हम लोग घी बनाते हैं तो उसमें हर अग्नि का संस्कार होता है। जैसे कि पहला गाय ने कुछ घास खाया तो एक अग्नि का काम हुआ, फिर वो पेट में पचा घास तो दूसरा अग्नि का हुआ। ऐसे करते करते जाते हैं तो छठवां अग्नि जब रहता है, दूध से जब दही बना के तक्र बना के, तो ऐसे जब बनाते हैं तो नवनीत होता है वो छठवां धातु,
मतलब मज्जा धातु पे काम करता है, और जो घी होता है वो डायरेक्ट शुक्र पे काम करता है, और या दूध भी शुक्र पे काम करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो नवनीत है मज्जा पे काम करता है, और जो मक्खन है ये क्या करता है, जितना मक्खन हम खिलाएंगे माता को चौथे महीने से, तो उतना वो सॉफ्टनेस लाता है बॉडी पार्ट्स में, ताकत बढ़ाता है, अग्नि बढ़ाता है, और बच्चे का और माँ का कॉम्प्लेक्शन जो है वर्ण वर्ण वो अच्छा करता है। जो हम लोग मासरस देते हैं वो क्या करता है, एक तो अच्छा सा ताकत देता है, एलोपैथी की भाषा में प्रोटीन सप्लीमेंट देता है, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, मसल्स का और हर चीज का, मस्कुलर टिश्यू जो है वो अच्छा होता है। लेकिन ये भी ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए मांसरस, नहीं तो उससे भी अग्निमंद हो सकता है। जांगल मास में बकरी का मांस जो है वो बहुत ही हल्का रहता है और कोई भी दोष नहीं उत्पन्न करता है। दूसरा क्या है कि चौथा महीना जो रहता है उसमें उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसमें दौर्हिदा अवस्था रहती है। मतलब माता जो रहती है वो बच्चे की इच्छा के अनुसार कुछ दौर्हिदा, मतलब वो कुछ कुछ ऐसी डिमांड करती है कि जो बच्चे को चाहिए। अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं की गई तो बच्चा मतिमंद होगा या कोई ना कोई विकृति होगी। तो चौथे महीने से माता जो मांगती है, माता को अगर ऐसा नहीं है कि वो सच में उसको इच्छा होती है कि मैं कुछ आइसक्रीम खाऊं, कुछ मैं खीर खाऊं, मैं कुछ मतलब मीठा खाऊं, कुछ नमकीन खाऊं, जो मांग रही है वो देना चाहिए। और वो ऐसी चीजें मांगती है उस टाइम पे जो कभी नॉर्मल वो स्त्री नहीं मांगती है, लेकिन दौरिदावस्था में उसको इच्छा होती है बहुत ज्यादा। ये इसमें ये कारण हो सकता है, ये गर्भ मांग रहा है, गर्भ में भी आत्मा है, आत्मा जो पूर्व जन्म से आया वो संस्कारित आत्मा है। गर्भावस्था में ऐसा बोलते हैं कि गर्भोपनिषद में लिखा गया है कि गर्भ जो रहता है वो 9 महीने तक उसको सब बातें याद रहती है पूर्व जन्म की, और वो विष्णु भगवान से ये कहता है कि हे भगवान मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही रहने दो, माँ के पेट में रहने दो या आपके शरण में रहने दो, मुझे नहीं जन्म लेना। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तुमको अभी जन्म लेना है। तो जब तक वो गर्भावस्था में रहता है उसको हर चीज याद रहती है, और सबसे ज्यादा विद्वान रहता है वो, क्योंकि वो आत्मा है, मतलब पूर्व जन्म की हर बात याद है, ये जन्म का भी सब मालूम है उसको। तो इसी में अगर जैसे अभिमन्यु को बताया गया युद्ध की बातें, आत्मा इतना पवित्र है और इतना ज्ञानवान है, उसको अभिमन्यु को गर्भावस्था में ही सब कुछ प्राप्त हो गया था, नॉलेज। जबकि ऐसे देखे तो छोटे बच्चों को क्या पता चलेगा युद्ध के बारे में कि कौन महारथी है, कहाँ से जाना है। लेकिन आत्मा उस समय सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में रहती है। जैसे ही जन्म होता है माया के वशीभूत होके वो सब चीज पूर्व जन्म का भूल जाता है। और ऐसा बोला गया है कि वो गर्भावस्था में भगवान से प्रॉमिस करता है कि मैं अच्छे कर्म करके ही जन्म लूंगा, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है वो भूल जाता है ये सारी बातें। और जब मृत्यु होती है तो अब उसको याद आती है हर बात, मृत्यु के कुछ टाइम पहले उसको पूरा जीवन चक्र याद आता है, और फिर उसको याद आता है अरे मैंने तो भगवान को ये प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया था। ऐसा बताया गया, गर्भोपनिषद में बताया गया। तो यहाँ पे दौरिदा अवस्था है, आत्मा जो है उसको पूर्व संचित कर्म के हिसाब से या जो भी उसकी वासनाएं हैं उस हिसाब से वो ये जन्म में कुछ कुछ इच्छा करता है। वो माता को, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ना, माता को भी इच्छा होती है, गर्भ की वजह से आत्मा आत्मा दो आत्माएं रहती है वहां पे। तो और इसीलिए हम माँ को इतना प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि 9 महीने माँ एक आत्मा को अपने पेट में रख रही है, वहां दो आत्माएं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो इसीलिए जो भी माता को जो चाहिए वो देना चाहिए, और नहीं तो वात का प्रकोप होता है, माइंड पे असर होता है, वात का प्रकोप होता है, और उससे बहुत सारे फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद ने कहा है। दूसरा क्या है कि जो भी चीजें अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा मांगेगी, जैसे कि मुझे दारू पीना है, तो ये चीजें नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि जो मांग रही है सब कुछ दो, सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें जो चीज अच्छी चीजें हैं वो चीज ही मांग पूरी करनी है। और ये हो गया चौथा महीना, मासरस और दूध नवनीत ये सब बोला है। अब आता है पांचवा महीना। पांचवा महीना में और गर्भ स्थिर होने लगता है, माता को ग्लानि होने लगती है, थोड़ा थकावट होने लगता है, कृष्णता आती है। तो इसमें हमें खीर देना है, जो चावल और दूध से बना हुआ खीर है वो देना है, चीनी डाल के देना है, और घी देना है। ठीक है। और घी जो है, अभी ये क्योंकि पहले नवनीत दिया है, अब ये पांचवें महीने में घी डायरेक्ट देने को बोला है। घी जो है वो पांचवें महीने से रोज दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि थोड़ा इंप्रूव हो गया होता है। अग्नि जो है वो तीनों दोषों का शमन करता है, संस्कारानुवर्ती रहता है, और ये पित्त और वायु को शमन करता है, बैलेंस करता है।
और इससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा से होने लगता है, क्योंकि स्नेह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जैसे स्नेह मिलेगा वैसे वैसे बच्चे का ग्रोथ होने में सहायता मिलती है। उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उसके बोन्स अच्छे होते हैं, उसका ब्रेन अच्छा होता है, क्योंकि नरिशमेंट स्नेह मिल रहा है तो मज्जा धातु अच्छा होगा। इसलिए 5वें महीने में घी देने के लिए बोला गया है। ठीक है, गीता पटेल मैम बोल रही है धात्री लो जीवंत्यादि घृत लघु मालिनी। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। अब 6वां महीना आता है, पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि, ऐसा बोला है। अब बुद्धि का विकास हो रहा है, तो 6वें महीने में बोला है कि यवागु देना है गोक्षुर के साथ। और गोक्षुर जो है वो वृक्ष भी है, रसायन भी है। और घृत बनाया हुआ जो है वो गोक्षुर वाले द्रव्य से या मधुर वर्ग द्रव्यों के साथ देना चाहिए। और जब सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म हो रहा है, चौथा, पांचवा, छठवां, तो इसमें हमें पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है माता को। तो इसलिए गोक्षुर इसलिए बोला गया है 6वें महीने में कि डायूरेटिक, मूत्रल कार्य करता है, मूत्र विरेचन करता है, तो पैरों में स्वेलिंग ना है, बीपी मेंटेन रहे। नहीं तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईए में जा सकते हैं। और स्वेलिंग बहुत बढ़ता है, इसलिए आचार्य लोगों ने पहले ही बता दिया कि गोक्षुर सिद्ध शीर पाक दीजिए आप। फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, 7वां महीना। 7वां महीना में भी गोक्षुर देना ही देना है। और घृत जो है विदारी गंधादि गण से सिद्ध किया हुआ देना है। इससे अच्छे अच्छे से ग्रोथ होती है। अब हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है एलोपैथी के, वो ये सब विदारी गंध और गोक्षुर और नवनीत घी ये सब मना करते हैं। पहले के जमाने में ये सब दिया जाता था, इसलिए शिवाजी महाराज जैसे लोग आते थे, संत और वीर ऐसे लोग आते थे। आज के जमाने में बच्चे कमजोर हैं, जन्म लेने के बाद ही चश्मा लग जाता है, फिर उनको ये बीमारी वो बीमारी, वो पढ़ने में कमजोर, फिर आते आते उनको कितना टेंशन रहता है कंपटीशन का। लेकिन ये पूरा गर्भ संस्कार जो बोला है अपने आचार्यों ने, वो सबसे श्रेष्ठ है कि हम लोग घी देते हैं गर्भिणी को, विदारी गंधादि गण के द्रव्य देते हैं, गोक्षुर देते हैं। तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट का एलोपैथी का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दवाई खाने का जरूरत नहीं पड़ता, नेचुरल वे से सारा चीज अच्छे से होने लगता है। और 6वें 7वें महीने में लिक्विड डाइट जितना हो उतना दें। इससे क्या होता है कि रस धातु का प्रीणन ज्यादा अच्छे से होता है। और अगर बहुत ज्यादा श्रम ग्लानि पिपासा ऐसे लग रहा है तो वो अच्छे से होता है, और यूरिन अच्छे से होने लगता है। इसलिए लिक्विड डाइट पे रखें, भूख अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा है। फिर आता है 8वां महीना। 8वां महीना में ओज जो रहता है वो माता और बच्चे में जाते रहता है, उसमें डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यवागु में घी और दूध डाल के देते हैं। पंचकर्मा में 8वें महीने में अनुवासन बस्ती देते हैं, धानवंतर तेल का 50 से 100 ml तक देते हैं खाना खाने के बाद। या आस्थापन देते हैं, तो आस्थापन बस्ती में हम लोग सूखा मूली, फिर बेर और अम्ल रसात्मक द्रव्य डाल के, और थोड़ा शत पुष्पा डालते हैं जो प्रजा स्थापन गण में है, शत पुष्पा, थोड़ा घी तेल और सिंधा नमक, ये सुबह 10 बजे डाल के देते हैं अनुवासन बस्ती। उससे रोज का रोज पेट अच्छे से साफ हो जाता है और गर्भ की स्थापना अच्छे से टिकाऊ रहती है। दूसरा क्या है कि जो हम मात्रा बस्ती तेल का दे रहे हैं या आस्थापन बस्ती दे रहे हैं, उससे क्या होता है कि अपान वायु अच्छे से रेगुलेट हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100 में से 100% ही चांसेस रहते हैं कि जितना हमने अनुवासन बस्ती दिया तो अच्छा डिलीवरी होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, 1 लाख में एक सीजरियन होता था, और सीजरियन होता था तो उसको वामदेवीय प्रसव ऐसे बोला है, क्योंकि वामदेव सबसे पहले आए थे इस दुनिया में सीजरियन करके, तो उनके नाम पे पड़ा है। तो वामदेवीय प्रसव 1 लाख में एक लोग को होता था। आजकल तो 100% लोग को सीजरियन ही करते हैं घुमा फिरा के। तो हमें वो अवॉइड करना है। हमें नेचुरल वे से, अभी आप गाय को देखेंगे, बकरी को देखेंगे, नॉर्मल होती है ना डिलीवरी की, सीजर करना पड़ता है उनको। तो क्यों ना स्त्री अपने मनुष्य शरीर को भी ऐसा हम लोग करें जो नेचुरल है, वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है 9वां महीना। 9वां महीना में यवागु देना है घी के साथ, मांसरस देना है शाली चावल और घृत के साथ, अनुवासन बस्ती देना है 50 से 100 ml। अगर मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो रोज दे सकते हैं या हफ्ते में 2 बार दीजिए। और इसमें हमें स्नेह खिला के ही देना चाहिए अनुवासन बस्ती, तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है, योनि पीचू अगर रखें, ज्यादा अंदर से ढकेलना नहीं है पीचू को, धानवंतर तेल में डिप करके और पीचू को रखना है वजाइना में जितना जा सकता है। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे जो
अपना जो पैसेज होता है, सर्विक्स का एरिया और वजाइना का एरिया, वो सॉफ्ट हो जाता है और इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि ऐसा टैपून रखने के लिए बोला है, डूश, जो वजाइनल ट्रैक्ट को सॉफ्ट रखता है, लुब्रिकेट रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है। और जब भी डिलीवरी हो रही है तो ना बच्चे को हेड में इंजरी हो, ना प्रेशर पड़े, ना माता को कुछ हो इंजरी हो, और सुख प्रसव हो, इसीलिए हम लोग पिचू रखने के लिए बोलते हैं और अनुवासन बस्ती देने को बोलते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर बस्ती मात्रा बस्ती डेली कौन सा तेल लेना चाहिए सर? धानवंतर तेल धन्यवाद। थैंक यू सर। या शीर बला। धानवंतर में भी बला है, दशमूल है, या जी तो आप सर। धानवंतर तेल दीजिए या फिर शीर बला 9वें महीने में देना है। कोई जी उसका साइड जी इफेक्ट नहीं, व्यापत नहीं है मात्रा बस्ती का, वो हर अवस्था में दे सकते हैं। उसमें जरूरत नहीं है कि आप स्नेहन स्वेदन करके दे, आप लेफ्ट जी लेटरल सर। पोजीशन में लिटा के और दे दीजिए। थैंक यू जो सर। ये मेडिकेटेड बस्ती रहता है हमारा, ये अच्छे से वायु का अनुलोमन करता है, अच्छे से मल मूत्र निकालता है, और ये एक तरह से तैयारी करता है नेचुरल वे से डिलीवरी होने के लिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ऐसा रिसर्च हुआ है कि अगर 8वें महीने में हम लोग बस्ती देना शुरू करते हैं, 100% वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, मतलब सिर जो है वो अपने आप वहां पर आ जाता है, और उसके गले में कुछ वो नहीं, नाल जो रहती है वो नहीं अटकती, कुछ नहीं होती है। ऐसा रिसर्च हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन, हैंड प्रेजेंटेशन, लेग प्रेजेंटेशन, फिर इमरजेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर आपको तुरंत सीजरियन के प्लान करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा, आचार्य लोगों ने बताया कि बस्ती देना, योनि पिचू रखना, अभ्यंग करना बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें ये हमारा खान पान, आहार, औषध, ये सब, विहार, ये सब क्यों बताए। विहार में भी अति श्रम नहीं करना, उसके भी अलग अलग पोजीशन रहते हैं, उस पे हम कभी बात करेंगे, कैसे बैठना है, कैसे झुकना है, उस पे हम बात करेंगे, क्या क्या प्राणायाम वगैरह करना है, आसन करेंगे, उस पे हम बात करेंगे बाद में। तो इसमें हमें ऐसा आहार, विहार और औषधि देना है जो पूरा माता के शरीर का पोषण अच्छे से करे, जो अपना फीटस है उसका अच्छे से पोषण करे, और आगे जब बच्चा जन्म ले ले तो दूध अच्छे से आए, लैक्टेशन अच्छे से हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि माता को दूध ही नहीं आ रहा है, फिर वो शतावरी कल्प और क्या क्या दवाइयां ववाइयां खाते रहते हैं। ऐसा लेना गलत है। हम बाद में देंगे ट्रीटमेंट, वो ठीक है, लेकिन नेचुरल वे से सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीजें बताई जाती है कि शरीर इस तरह से हो कि खुद का खुद जितना नेचुरल सब चीज सिक्रीट होने लगे। दूसरा क्या है कि हमें माता को जो स्नान कराना है उसमें वायु के शमन करने वाले रहते हैं, उसको गर्भिणी स्नान बोलते हैं। तो सर्वांग उदोदकम, या फिर ऐसा बोला जाता है कि जिसमें ऐसा क्वाथ से स्नान करें या क्वाथ बना के पानी में डालें जिसमें बिल्व हो, कपास हो, कॉटन हो, फिर इसमें जो रोज रहते गुलाब की पंखुड़ियां हो, फिर अग्निमंथ हो, जटामांसी हो, एरंड के पत्ते, ये सबका क्वाथ बना के हम लोग डाल सकते हैं। तो इससे स्नान करें ना तो वायु का शमन होता है और बॉडी में हर रक्त वाहिनी अच्छी हो जाती है, मतलब वो ऐसा बॉडी प्रिपेयर होता है ऐसा स्नान करने से। दूसरा ऐसा बोला है कि कुछ कुछ ना मणि धारण करने के लिए बोला है, दिव्य मणियों का धारण अगर गर्भिणी करती हैं तो एक तो जो कॉस्मिक रेज आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं ग्रहों से, हर माता के लिए अलग अलग होता है, किसी को माणिक्य होता है, किसी को नीलम होता है, किसी को डायमंड होता है, अलग अलग वैसे मणि धारण करने के लिए बोला गया है। दूसरा क्या है कि हम लोग ना सेकेंड ट्राइमेस्टर से अगर फल घृत दे दें, पहला ट्राइमेस्टर में तो साथ में ही नहीं होता है, उल्टी आती है, फल घृत तो खा ही नहीं पाएंगी, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब अग्नि अच्छा हो गया है तो 10-10 ml दूध के साथ अगर फल घृत का सेवन करें, अभी उसका टेस्ट थोड़ा बेकार रहता है, उसमें शहद थोड़ा डाल दे और फल घृत खाएं खाने के बाद तो बहुत अच्छा रहता है, या विदार यदि घृत खाएं तो वो अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि प्रेगनेंसी में, गर्भिणी अवस्था में सबसे पहले तो अच्छा खाना पीना मिलना बहुत जरूरी है। अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो बच्चे जो रहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, या फिर माता जो है वो थक जाती है, बहुत ज्यादा ग्लानी होता है बहुत ज्यादा। तो माता का शरीर भी अच्छा होना चाहिए, माता को एक्लेम्सिया हो गया या फिर कोई कोई गर्भ व्यापत हो, वो सब ना हो, इसलिए खाना पीना अच्छे से होना चाहिए,
बहुत ज्यादा हैवी खाना भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, मीडियम खाना है। दूसरा क्या है कि हमें माता का एनर्जी लेवल अच्छा रहे। एनर्जी लेवल अगर हमेशा अच्छा रहेगा तो माल नरिश बच्चा नहीं होगा, ना माँ को प्रॉब्लम ना बच्चे को प्रॉब्लम, और ना उसका हाइट में प्रॉब्लम, ना उसका बोन्स में प्रॉब्लम, ना उसके चश्मे लगने का, इंद्रियों में विकृति, ये सब नहीं आता है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वेस्टर्न साइंस में प्रेगनेंसी में क्या बोला गया है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया प्रेगनेंसी में, फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी किस तरह से अच्छी कंटिन्यू करें उसके मामले में। हाँ जी। सर उसके हम यही बताते हैं कि कोई हाई रिस्क फैक्टर ना हो, जैसे हृदय ढंग से काम कर रहा है, हृदय में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, जो यूट्रस है उसके साइकिल्स रेगुलर आ रही है कंसीव के पहले, उसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, जनरल स्टेमिना अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, और एज एज अगर 30 से कम हो तो बेटर है, तो उसके बाद जेनेटिक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और स्पर्म काउंट जितनी अच्छी हो, जितने हेल्दी स्पर्म मोबिलिटी और मोटिलिटी उतना अच्छा है। और प्रेगनेंसी के वक्त स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मन मन करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेड पे ही बैठे हुए, जो काम कर सकते हैं बैठे बैठे बल के अनुसार उस तरह से यूज करना चाहिए। सर यही थोड़ा चक्रासन, ये तो खैर बाद में हम एलोपैथी में इतना ही बताते हैं। जी सर। जी, तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, जो जो बताया वो तो मैंने बता दिया। अपने आचार्य लोगों ने और कुछ डॉक्टर्स ने, आज के मॉडर्न जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर प्रसूता के जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों ने कुछ ऐसे बताया है, वो मैं आप लोग को एक चार्ट बता रहा हूँ, ये मैं भेज भी दूंगा आप लोग को। पहला बताया कि 0 to 8 वीक्स, पहले 2 महीने में हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल देना है। जैसे कि एप्पल देना है, बनाना देना है, पोमेग्रेनेट अनार देना है, टमाटो देना है, बीटरूट और कैरेट गाजर देना है। फ्रेश होना चाहिए। फिर थोड़ा स्टार्ची फूड होना चाहिए, जैसे कि राइस, रोटी, होल ग्रेन ब्रेड देना चाहिए, पास्ता देना चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो देना चाहिए या बेक्ड पोटैटोज देना चाहिए, आलू देना चाहिए, थोड़ा स्टार्च मिलना चाहिए। डेयरी फूड्स में क्या बोला है, 0 to 8 वीक्स में बोला है दूध देना चाहिए, चीज देना चाहिए, पनीर थोड़ा देना चाहिए, और थोड़ा सा हल्का दही देना चाहिए, है ना। ज्यादा दही नहीं, लेकिन थोड़ा दही तो देना चाहिए। और प्रोटीन रिच फूड में बोला है 0 to 8 वीक्स में कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको एग देना चाहिए, अंडा देना चाहिए, थोड़ा दाल देना चाहिए, और जो ये रहता है सोया सोया नगट्स जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, जो सब्जी में डालते हैं ना, सोया के न्यूट्री, वो डालना चाहिए। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मीट, जिनको साथ में वो देना चाहिए। फिर बोला है 9वें से 12वें वीक में, मतलब कितना हो गया, 2.5 महीने से चौथा महीना में, इसमें क्या बोला है कि मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मॉर्निंग सिकनेस से उठने के लिए बोला है कि अदरक देना चाहिए। जब भी उल्टी जैसा फील हो, मॉर्निंग सिकनेस हो, तो अदरक थोड़ा सा दें, या अदरक का आले पाक मिलता है यहाँ पे, गुड़ में बनाया हुआ, गुड़ के चाशनी में डाल के पूरी तरह से क्रश करके, और आले पाक टॉफी टाइप रहता है, कैंडी टाइप, वो दें। और दूसरा क्या है कि ऐसे जगह से दूर रहें, जैसे पेट्रोल के स्मेल से, परफ्यूम से, डिओड्रेंट से, जो नौशिया हो रहा है वहां से दूर रहें। और जो फ्रेश लेमन होता है, नींबू, उसको सूंघना चाहिए, या फ्रेश धनिया को सूंघे, या फ्रेश पुदीना को सूंघे, तो उससे नौशिया वगैरह नहीं होती है, जिनको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है उनके लिए। और जो अदरक वाली चाय है वो देना चाहिए। और अदरक डाल के या नींबू वाली चाय, ऐसा अगर दें तो 9 to 12 वीक्स में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर 13 to 16 वीक्स में आयरन रिच फूड्स देना चाहिए। एलोपैथी में जैसे कि आयरन के टैबलेट्स देते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स देते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में हम लोग ताप्यादि लौ, नवायस लौ दे सकते हैं, दाड़िमा बलह दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। कुछ ऐसे वेजिटेबल रहते हैं जो आयरन रिच रहते हैं, जैसे कि धनिया है, मिंट है, फिर अनियन है, मूली है, फिर फेनुग्रीक है, वो बहुत अच्छा रहता है। कुछ वेजिटेबल है जैसे कि टोमेटो है, बीटरूट है, पंपकिन है, स्वीट पोटैटो,
ड्रम स्टिक। और तो ये बहुत अच्छा रहता है। और आलू का जो छिलका होता है, पोटैटो का जो स्किन होता है, उसमें बहुत ज्यादा आयरन रहता है। वो छिलके वाली सब्जी दें आलू की तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और तूर दाल या फिर हम लोग अलग अलग जो दालें हैं वो अगर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन दाल भी बहुत ज्यादा नहीं देना है, लेकिन देना है। दाल का परहेज नहीं है, आयुर्वेद में बोला है दाल देना है। और स्प्राउटेड चीजें देनी है तो उससे फायदा होता है। स्प्राउटेड प्रोटीन के हिसाब से देना चाहिए, थोड़ा बल बढ़ता है। दूसरा, फ्रूट्स में हम अनार देते हैं, काले जो अंगूर रहते हैं वो देते हैं, फिर स्ट्रॉबेरीज देते हैं, वाटरमेलन देते हैं, एप्पल और बनाना देते हैं। नॉनवेज में तो फिश एग वगैरह देते हैं। और ड्राई फ्रूट देना चाहिए। ड्राई फ्रूट जो है वो 13 से 16 वीक में देने के लिए बोला है। पिस्ता दे सकते हैं, बादाम दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं। जो जैसा जो जिसको पसंद है वो दे, ड्राई फ्रूट देना चाहिए। और आटा का रोटी अच्छे से दे। गुड़ देना चाहिए, गुड़ जितना अच्छा रहता है, लेकिन गुड़ थोड़ा ही देना चाहिए, ज्यादा गुड़ भी नहीं देना, उष्णता नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन गुड़ देना बहुत जरूरी होता है, उसमें आयरन रहता है। फिर 17 to 20 वीक जो रहता है उसमें हमें नॉनवेज जो खाते हैं वो दें, एग दें। फिर उसके बाद में हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल दें, दूध दें, तिल दें, वो सब दें। 21 से 24 वीक्स में हम लोग ओट्स देते हैं, ब्रेड देते हैं, रोटी चपाती, ड्राई फ्रूट, नट्स, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल देते हैं। और विटामिन ए दे के जो है, विटामिन ए का सब होना चाहिए, इसलिए कैरेट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैरेट दें, स्वीट पोटैटो दें, ऑरेंजेस दें, ग्रीन वेजिटेबल दें, पालक दें माता को। और बटर दें, मिल्क दें। ये सब क्या होता है, रेटिनॉल जो रहता है, विटामिन ए, उसकी कमी नहीं होने देता है, आंखें अच्छी रहती हैं। उसी तरह से 25 से 28वां वीक जो है उसमें पानी जो है वो 1.5 लीटर तक दिन भर में कम से कम होना चाहिए। पानी जो है वो शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने, मतलब हाइड्रेट नहीं होने देता है। तो मतलब वो हमेशा हाइड्रेटेड रखता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन अच्छे से होने देता है, और यूटीआई नहीं होने देता है। तो पानी कम से कम 1.5 लीटर तो कम से कम पीना चाहिए, ऐसा एलोपैथी साइंस बोलता है। आयुर्वेद बोलता है अग्नि के हिसाब से, जितना प्यास है उस हिसाब से करें। दूसरा क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर देना चाहिए, जैसे कि दूध है, खीर है, पनीर है, ग्रीन वेजिटेबल है, अंडा है, दूध है, और फिर दालें हैं, फिर बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, ये देना चाहिए। फिर 29 से 32 वीक्स होता है, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, थकावट बहुत ज्यादा आती है गर्भिणी को, क्योंकि बच्चा का ग्रोथ हो रहा है। तो 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज देना चाहिए 3rd ट्राइमेस्टर में। तो ऐसा बोला है कि 2 रोटी दे, ज्यादा थोड़ा दे, जैसा भूख लग रहा है। या फिर वेजिटेबल ज्यादा बढ़ाएं, इडली दें सांबर के साथ, जैसा जो खाता है वैसा दें। फिर उसके बाद में 33 से 36 वीक्स तक उसमें बोला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारे दे दें, फ्रेश वेजिटेबल दें, कैबेज दें, पत्ता गोभी, फ्रूट्स, अनार, फिर संतरा मौसमी, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है वो सब दें। तो हम ना ये खाने पीने का भी ध्यान रखें और परिचर्या अच्छा करें तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। अभी आजकल के जमाने में लेट शादियां हो रही हैं। अभी क्या होता है, 35 साल के बाद ही शादी हो रही है। उससे जो बच्चे हो रहे हैं बहुत कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि रस धातु जो है, गर्भाशय को रस और रक्त अच्छे से नहीं मिल रहा है, रुक्षता बढ़ रही है, और उस टाइम पे प्रेगनेंसी हो रहा है, या आईवीएफ करा के जब हो रहा है लो एमएच के बाद, अंग्रेजी दवाइयां दे दे के बच्चे कमजोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड लोग हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है, आदित्य सर ने सही कहा कि 30 साल से अंदर, 30 साल से कम में ही शादी और प्रेगनेंसी वगैरह हो जाना चाहिए पहला, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं अपने तरफ से तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। स्वाति मैम कुछ बोलना चाहती हैं? वंदना मैम, मनीषा मैम कुछ बोलिए आप लोग। वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज। बहुत ही अच्छा बताया वैद्य जी, आपने पूरा कंप्लीट कर दिया मासानुमासिक मासिक किस तरीके से परिचर्या होना चाहिए, और साथ में आपने मॉडर्न का एस्पेक्ट भी बता दिया।
और उसको इस तरीके से बता दिया कि जो है जैसे दही वगैरह के बारे में आपने बताया किस तरह लें, गुड़ की मात्रा मतलब लें लेकिन कम लें। तो बहुत ही अच्छा ये रहा, और रोज आप एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर कर रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है क्योंकि एकदम कंप्लीट आपने बताया है। कुछ एक क्वेश्चन था एक किसी का कि अगर किसी को दूध नहीं पचता तो उसका क्या ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में वेजी सोया मिल्क उसका एक ऑप्शन है, वो मिल्क के फॉर्म में या कोकोनट मिल्क। आप बताएं। मेरे हिसाब से गृहिणी की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। जब प्रेगनेंसी पूरा प्लान कर रहे हैं उसके पहले अग्नि अच्छा रहना चाहिए ना, तो फिर दूध का सात्म्यता वगैरह नहीं रहता है। गृहिणी कला अच्छा रहा तो अंजना मैम भी यही बताती हैं, गृहिणी पे काम करना चाहिए। तो ये लीवर तो खत्म। प्लानिंग के ऊपर होगा ना कि जब हम गर्भिणी अभी हुई नहीं है, मतलब अभी तो हम प्री उस पर प्लान कर रहे हैं, तब हम लोग गृहिणी की चिकित्सा करके पंचकर्मा करके तब हम हस्बैंड वाइफ को बुलाएं, वो तो एक अलग बात होगी। यहाँ पर प्रेग्नेंट है लेडी और उसको दूध साथ में नहीं है, तो तो वो हम दूध की उनको कमी को वही कैसे करते हैं, पूरा करे। दीपन पाचन ही द्रव्य देते हैं मैम। हम जी, अजमोदारी चूर्ण, ताड़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे आशा वरिष्ठ कुछ। मतलब दूध ही देंगे और साथ में दीपनीय या पाचन के लिए हम कुछ साथ में चलाएं। हाँ, और अग्नि नॉर्मल बना दूध देंगे। नहीं देंगे, उसके साथ कुछ गण मिला के हाँ, उसको पाचन योग्य जैसे बना के इलायची मिला के दिया, शुंठी सिद्ध दे दिया। दूध में शुंठी मिला के दिया तो दूध का हाँ, पचन होता है अच्छा। उसका पचन हो जाए। जी। जी। हल्दी शुंठी। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका ना 18 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रह रहा था, कोई बीमारी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ मन्नत मांगा था। वो शेगांव करके एक जगह है महाराष्ट्र में, शेगांव के गजानन महाराज, उधर उन्होंने कुछ तो मन्नत मांगा था कि मेरा जॉब अच्छा लग जाएगा, सरकारी नौकरी, और मेरा अच्छा पति मिल जाएगा तो मैं आपको कुछ तो दूंगी। तो इसी वजह से उनको शादी हुआ लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। 18 साल नहीं, सॉरी बोलने में गड़बड़ हुआ, 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, IUI कराया, सारे डॉक्टर्स को दिखाया। फिर इतना परेशान हो गए, उनकी सास प्रेशर देने लगी कि दूसरा शादी कर लो, या फिर जो दूसरी माताएं हैं ना वो बच्चे को छूने नहीं देती थी कि बांझ है बांझ है। तो मेंटल डिप्रेशन में थे। तो वो मेरे पास आए कि आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं पंचकर्म करूंगा और फिर भगवान का नाम लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे वही गजानन महाराज का मंदिर है। एक बार वो ऐसे ही गए, तो वहां पे एक साधु बाबा है, उन्होंने कहा कि ये केले खा लो। उन्होंने केले खाया। तो शायद वो मंदिर में इतने साल बाद गई, तो किस रूप में भगवान आए मुझे नहीं पता। तो वो उन्होंने केले खा लिया और मेरा पंचकर्म भी हो गया था। तो उनका फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गया, और बच्चा आज 2005 में हुआ था, आज तक वो बच्चा स्वस्थ है, निरोगी है, कभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार कभी नहीं होता है। तो कभी कभी इनफर्टिलिटी के केसेस में ये मन्नत अगर पूरा नहीं होता है ना, वो भी एक कॉज होता है, इसको मानना चाहिए हमें। बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा है ना कि आयुर्वेद में गर्भोपघातकर भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि वो चीजें वर्ज करनी चाहिए गर्भिणी को। जैसे कि मादक पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, अभी लड़कियां, आप कभी पूना में आइए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, सिम्बोसिस इंटरनेशनल कॉलेज यहाँ पे, या फिर भारतीय विद्यापीठ, या फिर जो भी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, तो लड़कियां जो MBA करने आ रही है, इंजीनियरिंग, आप देखिए वो बैक मार्केट में सिगरेट पी रही हैं लड़कों के साथ, या शराब पी रही हैं, दारू पी रही हैं, क्योंकि हम बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, दुनिया बदल गई है, मतलब पुरुषों के साथ चलना है। तो मादक पदार्थ लेना आयुर्वेद में मना किया गया है, कोई भी मादक पदार्थ नहीं लेना है। और ऐसे जैसे बाइक वगैरह है जहां बहुत झटके लग रहे हैं, वो गर्भिणी को वर्ज करना है। एक मेरे पास ऐसी पेशेंट आई थी, वो प्रेग्नेंट तो हो गई, इनफर्टिलिटी का केस था, हो गई। तो वो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस होता है ना, वो सोलापुर से पुणे आ रही थी, और इतने झटके लगे। उस टाइम मोदी जी नहीं थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं कोई गवर्नमेंट का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रोड पे गड्ढे बहुत थे। उनको ऐसा झटका 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 लगा कि बस में ही उनको मिसकैरेज हो गया। तो इसमें ऐसे वाहन का प्रवास नहीं करना है जो झटके लगते हैं। नॉनवेज नहीं खाना है शुरुआत में, जब जरूरत है तब नॉनवेज खाएं, लेकिन नॉनवेज वर्ज बोला है हमारे इसमें। और जो चीज मन को पसंद नहीं है वो चीजें नहीं करनी है। पीड़ा करने वाले चीजें हैं, जो दुख देने वाली चीजें हैं, जैसे सांस है, या फिर कोई ऐसे घर के लोग हैं जो तकलीफ देते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना है।
जहाँ झगड़ा लड़ाई रोना धोना है वहां से दूर रहना है। दूसरा क्या है कि ऐसा बोला है कि ज्यादा ऊंचे पे नहीं बैठना है, जैसे ऊंट की सवारी नहीं करना है, हाथी पे नहीं जाना है, घोड़े पे नहीं जाना है, ऐसा बताया। और वात मूत्र और पुरुष का वेग धारण नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ नहीं खाना है। अगर तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ बहुत खाएंगे, पानी पूरी और गोलगप्पे बाहर रोज खाएंगे, चाट मसाला बाहर खाएंगे रोज, तो वो बच्चा जो है वो उधर अंदर ही मर जाता है, या अकाल में स्रवित होता है, मिसकैरेज होता है, शुष्क हो जाता है। अगर गर्भ पे बहुत आघात हो गया, अ, चोट लगने से या कैसे भी उल्टा पुल्टा सोने से बैठने से, तो इसके वजह से बच्चे को गर्भपात होने की संभावना रहती है। जो मैथुन करता है पुरुष अपनी स्त्री के साथ उस टाइम पे वर्ज्य बोले एकदम, तो वो बच्चा जो है वो कुरूप होता है, निर्लज होता है, और उसके जो अल्प आयुषी भी रहता है, और गलत संगति वाला होता है, मतलब गंदा इंसान होता है। अगर गर्भिणी ने मन में द्रोह रखा, ईर्ष्या द्वेष वगैरह रखा किसी के लिए, तो वो बच्चा जो होगा वो भी बहुत ज्यादा दूसरे को तकलीफ देगा, ईर्ष्या वाला होगा, और ईर्ष्यु षंड ऐसा बोला है। और अगर कोई चोरी करता है गर्भिणी अवस्था में, तो ऐसे बच्चे भी चोरी होते हैं, ऐसा बताया। गर्भिणी को मत्सर नहीं करना चाहिए, मद्य प्राशन नहीं करना चाहिए, फिर सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। अगर सुअर का मांस खाती है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है, और अगर बहुत ज्यादा नॉनवेज खाती है तो आंखों का प्रॉब्लम होता है। ये सच में ऐसा देखा गया है, हिस्ट्री में हम लोग लेते हैं ना तो ऐसा पता चलता है, सच में ऐसा होता है। बहुत ज्यादा मीठा अगर खाएं तो डायबिटिक बच्चा होता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज होता है। बहुत खट्टा खाने से उसको रक्त पित्त होता है, त्वचा के रोग और नेत्र रोग होते हैं। बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें खा रही हैं तो उसके बच्चे गंजा पैदा होते हैं, टकले होते हैं, पूरा बाल जल्दी झड़ जाते हैं, और पूरे शरीर में रिंकल्स आते हैं, और बाल जल्दी सफेद होते हैं। बहुत ज्यादा तीखा अगर खा रहे मिर्ची वगैरह, बच्चे दुर्बल होते हैं। फिर उनको अजोस्पर्मिया, शुक्र अल्प शुक्र या बिना शुक्र वाले होते हैं, और वो प्रजोत्पादन में असमर्थ रहते हैं। इसलिए तीखा चीज नहीं खाना चाहिए गर्भिणी को। बहुत ज्यादा अगर तिक्त रसात्मक द्रव्य खा रही है तो क्रुश शुष्क और बलहीन बच्चे होते हैं। बहुत कषाय रसात्मक चीजें खा रही है, जैसे सुपारी वगैरह बहुत खा रही है, पान और सुपारी खा रही है, तो बच्चा बहुत काला होगा, और उसको उदावरत और अनाह की बीमारी होगी। उसी तरह से और भी बहुत सारा बताया है, ऐसे तो बहुत सारा है। आप लोग कुछ बोलिए इस पर। आप लोगों ने ऐसे केस देखे हैं कि हिस्ट्री में पता चलता है। और ना श्राप नहीं लेना चाहिए। मेरे एक पेशेंट थे, बॉम्बे स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े आदमी है, मैं इधर नाम नहीं लूंगा। तो उनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी था, तो वो मैंने किया ठीक, लेकिन उसका हिस्ट्री में पता चला कि एक तो वो मिकोनियम स्टेन जो रहता है वो खा लिया था उसने, उसके वजह से उसको फीवर आया और वो हुआ। लेकिन ना एक बार क्या हुआ कि वो जो मैडम थी, प्रेग्नेंट थी ना, तो उन्होंने कुछ बेसिन में कुछ रहा था, तो उनकी जो मेड थी उसका शिकायत अपने पति से कर दिया, और पति आया गुस्से में और मेड को मार दिया, बहुत ज्यादा जोर से मार दिया। और मेड जाते जाते बददुआ देके गई रो रो के, और फिर बच्ची, एक ही बच्ची हुई और उसको सेरेब्रल पाल्सी हुआ। तो कभी बददुआ नहीं लेना चाहिए, फिर वो बच्चे पे आता है। ये मैंने देखा है, और ये बात मुझे ड्राइवर ने बताया कि ऐसा वो श्राप देके गई थी, बददुआ देके गई थी, और ऐसा हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। स्वाति मैम, नलिनी मैम, पल्लवी मैम, काहीतरी बोला मैम, पल्लवी मैम, प्रीति मैम कुछ बोलिए, सविता मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। सर, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि शतावरी कल्प हमको कौन से ट्राइमेस्टर में हम शुरू कर सकते हैं? शतावरी कल्प क्यों देना है आपको ट्राइमेस्टर में? देना ही नहीं है सर वो प्रेगनेंसी आप के टाइम दे, पे। हाँ लेकिन क्यों देना है वो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों देना है? ओवरऑल सर न्यूट्रिशन के लिए, जैसे न्यूट्रिशन सर इतना कम रहता है फूड में, यदि कुछ खाएंगे तो भी इतना प्रॉपर मिलता नहीं है ना सर। जैसे दाल भी बनाया तो भी कितना प्रोटीन मिलेगा इस टाइप से सर। वो ठीक है, आप थोड़ा दीजिए, लेकिन ऐसा भी स्टडी हुआ है कि कुछ दवाइयां ज्यादा दें तो बच्चे का बॉडी वेट और सब चीज ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, और फिर सीजरियन करना पड़ता है। जी अति सर, जी ग्रहण भी सर। तो, अति संतर्पण भी तो नुकसान देता है। ओके, जी सर, जी सर।
हाँ, हम खाने पीने, हम दें, शतावरी कल्प दें, लेकिन अति मात्रा में नहीं, मेडिसिन के मात्रा में दें। विदारी गंधादी का बताया है तो शतावरी कल्प भी दें, लेकिन लोग ज्यादा खाते हैं तो वो अति ग्रहण होता है। जी सर। जी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, सर। सविता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ हाँ, प्रणाम सर। सर, स्ट्रेस लेवल का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चे गर्भ पर, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसके गर्भ के ग्रोथ पर भी ऐसा मैंने देखा है बहुत बार। तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? गर्भ संस्कार। हाँ, और वो बालाजी तांबे सर का वो है ना, बहुत सारे हाँ, थेरेपी वगैरह, उनकी संस्कार। किताब। हाँ, हाँ, वो सब ओंकार जप कैसे और करना ये चाहिए। सब करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाँ, काम भी करते और जो आजकल तो गर्भवती है वो। ट्रेंड बहुत बेकार आ गया है दुनिया में, मतलब मैं हाँ किसी ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि पहले तो लड़के भी गलत हैं, लड़कियां भी, कि पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, फिर बहुत सारे बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ कर लेंगे, और उसके बाद शादी करेंगे, तो फिर तो जो बार बार ये मिस कैरेज अबॉर्शन किया जाता है, उससे कितना वायु का प्रकोप हुआ रहता है। तो ये जो कल्चर है ना, वो भी कहीं ना कहीं, मतलब ये गलत है, उसका भी हमें संस्कार देना चाहिए कि ये सब गलत है। आजकल समाज बहुत बेकार हो रहा है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई के नाम पे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जी। स्ट्रेस लेवल क्यों आ रहा है, उसका भी तो हेतु देखना चाहिए, क्यों आ रहा है। मोबाइल पे फ्रेंड ने बात नहीं किया इसलिए स्ट्रेस है क्या, तो मोबाइल हटा दें, वो सब चीजें मना करें हाँ, हमें। फोटो है सर, लेकिन काम का स्ट्रेस भी रहता है कभी कभी। काम और इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस इम्पोर्टेंट है, बच्चा इम्पोर्टेंट है कि काम। हाँ, और बच्चा इम्पोर्टेंट। हमारे वो जो तो मोदी जी ने कितना बढ़िया किया है कि पहले 3 महीने मैटरनिटी लीव होता था, 3 महीने, अभी 6 महीने का कर दिया। कितना अच्छा किया है मोदी जी ने। तो वो 6 महीना रेस्ट करना चाहिए, काम तो होते रहता है। प्रणाम सर। मैम, भारती कुंज के जो डॉक्टर्स हैं, और इवन हमारे बीएमएस के डॉक्टर संगीता कुशवाहा वगैरह हैं, यहाँ पर हमारे कानपुर में मैडम है, संगीता सारस्वत मैम है, और हमारे आयुर्वेद के भी अभी ही शिल्पा में यरमे मैम ने एक बहुत अच्छी सी टॉक कराई थी। तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से पहले तो प्लानिंग ऑफ द प्रेगनेंसी वाली बात तो हो ही गई, उसका भी बहुत असर पड़ता है स्ट्रेस लेवल पर। प्लान्ड होती है प्रेगनेंसी तो इतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी हो जाने के बाद जब ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेती हैं, तो जो मेडिटेशन वो लोग कराते हैं थोड़ी देर का ही सही, वो बहुत अच्छा रहता है। और जैसे अभी वैजी ने बताया है कि जो नेगेटिव लोग हों या नेगेटिव कंडीशंस हों, उनसे अपने आप को या तो काट ले, अगर उनके बीच में ही रहना है तो उनको काट दे, मतलब उनके ऊपर से एक ब्लैंकेट टाइप का ओढ़ लें कि इसका मुझे मुझे नहीं फर्क पड़ना। और अपना कोई ना कोई छोटा मोटा स्पेस तो होता ही है घर में, थोड़ा समय सुकून का वहां पर उस गर्भ संस्कार वाली जो क्लास है उसको अटेंड कर लें, या नहीं अगर अटेंड कर पाती हैं तो थोड़ा सीख के अपने ही घर में जो पूजा होती है उसको रिपीट कर लें, कहीं बैठ के अकेले में थोड़ी देर ध्यान करें। तो और जो तैयारी है जैसे कामकाजी, तो मतलब हम सभी को स्ट्रेस होता है, लेडीज को घर, किचन, बच्चे और अपने हस्बैंड्स का जो काम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करना रहता है। तो एक दिन पहले थोड़ी प्लानिंग कर लें, अगर वो कामकाजी हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स लाना है, ये लाना है, तो जो जल्दी जल्दी वाला काम है घर को थोड़ा सा व्यवस्थित रखें, हैप ना हो। घर में जब सामान भी सब ठीक से व्यवस्थित होता है तो भी एक शांति सी बनी होती है और स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और एक कोई एक स्थल हो जो पूजा का हो या मेडिटेशन का हो, जहाँ आप नमाज पढ़ें या फिर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें या फिर अपनी भगवत गीता पढ़ें, कुछ भी पढ़े, वो एक शांति, एक प्लेस होनी ही चाहिए जहाँ पर वो गर्भिणी जो है अपना समय व्यतीत करे। क्योंकि पहले तो ऐसे ग्रह ही बनते थे जहाँ पर की गर्भिणी रहा करती थी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक छोटा सा कह सकते हैं कि अपने लिए थोड़ा समय अलग निकालो और अपने पूरे घर को व्यवस्थित रखो, जिससे पॉजिटिव वाइब्स पूरे हर समय आती रहे। बाकी घर के लोगों को भी बहुत पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है मैम। अकेले वो लेडी क्या कर सकती है, जब सारे ही लोगों को लगते हैं तो
तो जाके फिर स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है। थैंक यू मैम। बहुत प्रणाम अच्छा सर। होता है मैम। हाँ सर ये नेचर ऑफ वर्क का भी कुछ असर पड़ता है सर बच्चे पे? हाँ, जैसे पड़ता कि है, जरूर पड़ता है मैम। बैंक में है, कोई पुलिस में जी है, कोई जी। और कोई कंपनी में है। जैसे अभी मतलब कैसे किस टाइप से फर्क पड़ता है सर, मतलब असर? अगर वो बैठी रहेगी और वेगा विरोध करते रहेगी या ज्यादा कंटिन्यू बैठी रहेगी तो बच्चे के, अच्छा, सिटिंग वाला, हाँ, हर चीज से सिटिंग वाला प्रेशर जॉब। पड़ता है ना। रिलैक्स करना चाहिए। जी सर। सर एमनियोटिक फ्लूइड कभी कभी कम हो जाता है 7वें महीने में, सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, तब क्या देना चाहिए सर? क्या होता है फिर से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया? हाँ, कम हो जाता है तो वो फिर ना क्या हो कम, इसीलिए वो मैम बोली ना, स्वाति मैम की शतावरी कल्प दें। अगर श्रमोगलानी पिपासा ज्यादा हो रहा है, हाँ मतलब हाँ। थकावट ज्यादा हो रहा है, तो हम बृहणीय गण के द्रव्य दें, नारियल पानी दें, दूध दें। इसलिए तो ये सब बताया, दूध मक्खन, ये सब क्यों बताया? शुरू से ही अपना प्रॉपर किए हाँ, पहले मन से तो ये कंडीशन आएगी नहीं आएगी मतलब। ही नहीं। और ये जी चीजें सर। बताया नहीं जाता, आयुर्वेद घर घर आयुर्वेद इसलिए बोलना चाहिए, वो फिर जी कंडीशन ही नहीं आएगी कभी। जी सर, थैंक। लेकिन जो मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट है वो आयुर्वेद में नहीं आने देंगे ना, फिर उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर वो उनको तो सीजर करके ज्यादा पैसा कमाना है। तो हमें कोशिश करना चाहिए सबको एजुकेट करने का। जी। सर तकदीर सिंह जी कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, तकदीर सिंह जी कुछ बोलिए। साहब जी बोलिए सर। सर सर वो एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड था, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सीख रहा था ना, तो मेरे गुरुजी ने एक चीज बताई थी, वो कह रहा था अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देता हूँ। बताइए बताइए। सर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपकी कुंडली में मान लीजिए कि 3 बच्चों का योग है, जी तो क्या होता है आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो बेबी कंसीव हो जाता है, जी तो वो अबॉर्ट करवा देते हैं। अगर बेबी कंसीव हो गया किसी को, जी तो मेल का भी एक बेबी, पहला बेबी कट जाएगा उनकी कुंडली में से, और लड़की का भी। जी तो इसलिए वो अगर आपके 3 बच्चे, तो आपके पहले ही 3 कंसीव हो जाए तो आपको फिर बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बेबी कंसीव करने में। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ जी। सर, वो मेरे कौन रखना गुरुजी चाहिए कि ने बताया पहले था 3 बच्चे हो कि गए, वो मिस कैरे एबॉर्शन हो गया, फिर बाद में हुआ तो फिर तकलीफ होता है? अच्छा, ऐसा भी सोचना चाहिए। जी क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी करानी है तो आपको वो बच्चे का घर देखकर उस प्लैनेट के हिसाब से या उस हाउस के हिसाब से रेमेडी करानी होती है। जी तो हो सकता है कि आप बताए ही ना, आपका तीसरा बेबी कंसीव हुआ हो, आप सोच रहे हो कि हमने तो पहले ही किया है, क्योंकि पहले 2 तो अबॉर्ट करवा दिए। जी तो वो कहते हैं कि हम रेमेडी पहले है उसकी, उस पहले हम पहले बच्चे की करते रहते हैं, चाहिए तीसरे बच्चे की होती है। जी तो इसलिए रेमेडी भी नहीं काम करती और मेडिसिन काम नहीं कर पाती। जी। तो तो सबसे इसलिए अच्छा है कि ब्रह्मचार्य फॉलो हम करने के लिए ऐसे वो विकृति आयुर्वेदा में में भी। जाने ही ना दे सर। उनका शादी जो है, विवाह योग्य हो गए तो वही ना, शादी कर ही देना चाहिए। ब्रह्मचारी फॉलो करें। जी। हाँ, ब्रह्मचारी फॉलो करें। जो हमारा टाइमिंग बताया वो टाइम पे शादी हो जाना चाहिए ना, लेट शादी होता है इसलिए तो प्रॉब्लम होती है। वो करियर बनाते रहते हैं, फिर वो सेटलमेंट होने में फिर ऐसे फिर विकृतियां आ जाती हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी को चेंज करना है ना, तो अपना कुंडली मैच होके शादी हो, ये विकृति भी हटाना चाहिए दिमाग में, कि कुंडली मैच नहीं हो रहा इसलिए शादी नहीं हो रहा। कुछ सर अच्छी चीजें उसमें लेनी चाहिए, कुछ विकृतियों को हटाना चाहिए। अभी समाज सर बदल रहा है, समय उसमें बदल रहा तो है तो। बहुत डिटेल में सर वो मैचिंग जो होती है ना, वो जी मेरे जो टीचर ही थे वो ही एक बार टॉपिक ले रहे थे किसी और क्लास का, तो जी मैं पास में बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि इसमें सर इतना लेवल पर काम होता है ना, आजकल सिर्फ लोग गुण मिलाकर शादी कर लेते हैं। गुण जी सिर्फ एक पार्ट है, जी उसके टोटल 8 चीजें होती है जो मैच करनी होती है, जी फिर शादी करनी चाहिए। जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अभी बहुत अच्छा टॉपिक पे बात हुआ, इस टॉपिक पे हम और बात करेंगे। अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, 8:15 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।